हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका वन शॉट हमने देख लिया था फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने कंडक्टिविटी के बारे में, हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमारे कुछ टॉपिक रह रहे थे जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस और सेल्स, जिसमें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स पढ़ते हैं। उनको आज के इस वन शॉट में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी का टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की, कि इलेक्ट्रोलाइसिस होती क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम किसी केमिकल रिएक्शन को कराते हैं। मतलब जब कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, क्या हो, कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती, ऐसी रिएक्शन को करवाने के लिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो डिवाइस है जिसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, या जिसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर हम सेल देखें तो वही जैसे हमारी इलेक्ट्रोड एनोड होती थी, कैथोड होती थी, सेम चीज़ है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी जैसे होती थी, कैथोड पे रिडक्शन होगी जैसे होती थी। फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क ये आएगा कि जो हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ी थी उसमें जो एनोड होता था वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होता था। यहाँ पे ये कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से। किससे कनेक्ट होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। वहीं पे जो कैथोड होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे वो होता है अनायंस का। किसका होता है? अनायन का होता है। और इस रॉड का नहीं होता। किसका होता है? अनायन का। वहीं पे कैथोड पे जो है रिडक्शन होता है और किसका होता है? कटायन का। ठीक है। In electrolytic cell, cathode is connected to negative terminal of battery, anode is connected to बैटरी ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा। प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके का इलेक्ट्रोड यूज़ करा है। डिपेंड करेगा कि हमने किस तरीके का इलेक्ट्रोड यूज़ करा है। डिपेंड करेगा कि हमने किस तरीके का मीडियम ले रखा है, या ऐसे लिख दो कि डिपेंड करेगा हमने किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है। इन दोनों चीज़ों पे जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो डिपेंड करेंगे किस किस पे। एक तो हमने इलेक्ट्रोड कैसा ले रखा है और दूसरा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा ले रखा है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं NaCl की बात करता हूँ तो NaCl आपको पता है एक सोडियम आयन बनेगा और एक क्लोरीन आयन बनेगा। अब ये जो क्लोरीन आयन आप देख रहे हो ये मूव करेगा किस पे? ये मूव करेगा एनोड पे, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और इस क्लोरीन का वहाँ पे क्या होगा? इस क्लोरीन का वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। तो अनायन जो है वो एनोड पे मूव करेगा और उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस में। वहीं जो कटायन होगा वो मूव करेगा कैथोड पे और उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल की, कि डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है। देखिए मैंने भी आपको बताया कि आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे और उस इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होगी। उस इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होगी। तो वो पोटेंशियल जिसको हम लगाएंगे बैटरी के थ्रू, वो पोटेंशियल जिससे रिडक्शन होने लगे कैथोड पे या फिर ऑक्सीडेशन होने लगे एनोड पे। ठीक है। होने लगे कहाँ? एनोड पे। ठीक है। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलेंगे। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हमने बात करी इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करेंगे। अब वो इलेक्ट्रिसिटी हम किसी डिवाइस के मदद से देंगे। मान लो मैंने बैटरी यूज़ कर ली, तो उस एक बैटरी को यूज़ करके मैं जितना पोटेंशियल प्रोवाइड करूँगा जिससे कि रिडक्शन होने लग जाए कैथोड पे एंड ऑक्सीडेशन होने लग जाए एनोड पे, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे डिस्चार्ज
पोटेंशियल, ठीक है। लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयन, इट विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट एट इलेक्ट्रोड। अब मान लीजिए आपके पास दो कटायन है, एक Na+ है और एक H+ है। कटायन कहाँ जाएंगे? कटायन जाएंगे कैथोड के ऊपर, क्या करने? रिडक्शन करने। इतना हम अभी तक देख चुके हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ये दोनों आयन प्रेजेंट है, तो कौन पहले रिडक्शन शो करेगा? तो रिडक्शन वो पहले शो करेगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो पहले रिएक्शन या वो पहले रिडक्शन शो करेगा। सेम ऑक्सीडेशन के केस में भी है, जिसका कम होगा वो पहले चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों में से जिसका भी कम होगा, वैसे हाइड्रोजन का कम होता है तो हाइड्रोजन पहले ही रिडक्शन कर देगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन किसका होता है? अनायन का होता है। कहाँ पे होता है? एनोड पे होता है। दोबारा से बता देता हूँ, रिडक्शन किसका होता है? कटायन का होता है। कहाँ पे होता है? कैथोड पे होता है। तो ये आपको याद रखना है अभी तक। अब देखिए, हमने बात करी कि डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो वो हमें बताएगा कि पहले किसका रिडक्शन होना है, पहले किसका ऑक्सीडेशन होना है। तो ये जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है ना, ये डिपेंड करता है SRP पे। SRP क्या है? SRP हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, यानी कि फर्स्ट पार्ट में होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसका SRP कितना है? तो याद करो, हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, ली के, काका ने, मांगी, अलमारी, ज़मीन, कार, मनी, फ्रिज, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए। उसमें जैसे जैसे आप नीचे जाओगे SRP जो है वो बढ़ता जाएगा। तो नीचे वाले मेंबर्स का SRP ज़्यादा होगा, ऊपर वाले मेंबर्स का SRP कम होगा। और जो SRP होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल के। मतलब अगर किसी का SRP ज़्यादा है तो उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, और अगर किसी का SRP कम है तो उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हमने देखिए बात करी थी सोडियम की और हमने बात करी थी हाइड्रोजन की, याद है? अभी आपको बताया था। अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करिए, ली के, काका ने, सोडियम पहले आ जाता है ऊपर, हाइड्रोजन आता है नीचे। हाइड्रोजन नीचे आता है तो इसका SRP क्या है? ज़्यादा, और इसका SRP क्या है? कम। और इसका SRP ज़्यादा है तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जब हम NaCl की एक्वस मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसको हम देखेंगे भी, ठीक है। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवर वोल्टेज की, कि ओवर वोल्टेज क्या होता है। मान लीजिए वही दो केस कि मेरे पे सोडियम है, मेरे पे हाइड्रोजन है। अब मैंने कुछ एक पोटेंशियल दिया, ये नहीं बढ़े, मतलब जितना इनका SRP था मैंने उतना पोटेंशियल पहले दिया। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो मैंने 0 वोल्टेज अप्लाई करा, हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं हुआ। मान लीजिए मैंने 0 वोल्टेज दिया, हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं हुआ। तो अब मैं जो एक्स्ट्रा वोल्टेज दूंगा, मैं क्या करूंगा? अब मैं जो एक्स्ट्रा वोल्टेज दूंगा कि हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो जाए, उसी को हम बोलेंगे ओवर वोल्टेज। एक्सेस वोल्टेज अबव SRP विच इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ कटायन। वो एक्सेस वोल्टेज जो हमें चाहिए, किससे? SRP से ऊपर का वो एक्सेस वोल्टेज जो हमें चाहिए ताकि कटायन डिस्चार्ज करे या उसका रिडक्शन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओवर वोल्टेज बोलते हैं। इन केस ऑफ कटायन ओवर वोल्टेज हैव नो सिग्निफिकेंस। अगर हम कटायन के लिए बात करें तो कटायन के लिए ओवर वोल्टेज का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता, यानी कि ओवर वोल्टेज जो है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। किसके लिए? कटायन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हायर द SRP लेसर इज डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, क्योंकि SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल के। तो अगर SRP ज़्यादा है, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, मैं ये आपको बता चुका हूँ। और अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो वो कैथोड पे पहले रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑर्डर ऑफ अनायन, अनायंस के लिए अब हम बात करते हैं। हमने कटायंस के लिए तो देख लिया, अब हम बात करते हैं अनायंस के लिए। डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड अपॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ओवर वोल्टेज। क्योंकि अनायन पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन, इसलिए हमने क्या बोला, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो एक तो एसओपी पे भी डिपेंड करता है एंड ओवर वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है। किसके लिए, अनायन के लिए। कटायन के लिए क्या था कि वो सिर्फ एसआरपी पे डिपेंड कर रहा था, ओवर वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा था। अनायन के लिए दोनों पे डिपेंड करता है। इन केस ऑफ अनायन ओवर वोल्टेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए वो उस पर डिपेंड कर रहा है। सो अब बात आती है कि अनायन के केस में हम फिर किसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको एक ये सीरीज याद करनी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ओवरऑल डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो, डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर हम अनायन के लिए बात करें तो सल्फेट का कम है, उससे ज़्यादा नाइट्रेट आयन का है, उससे ज़्यादा हाइड्रोक्सी आयन का है, उससे ज़्यादा क्लोरीन आयन का है, उससे ज़्यादा ब्रोमीन एंड उससे ज़्यादा आयोडीन का है। अब बात आती है कि इसको याद कैसे करेंगे। तो इसको हम याद करेंगे, सुनो, यू आर इन CBI करके। यहाँ पे जो कैपिटल में वर्ड लिखे हैं उनका मतलब है, जो स्मॉल में है उनका मतलब नहीं है कुछ, ठीक है। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ अनायन डिक्रीजेस, डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है अनायन का, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया है, नहीं ठीक लिखा है, जितना डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा डिस्चार्ज उतना तेजी से होगा, ठीक है। अभी देखो हमने देखा था ना कि जिनका SRP ज़्यादा था उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या था, कम था, और डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था तो वो जल्दी से डिस्चार्ज हो रहे थे, मतलब जल्दी से रिडक्शन कर रहे थे। इसी तरीके से अगर अनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो वो डिस्चार्ज जल्दी होंगे, मतलब वो ऑक्सीडेशन जल्दी करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो लाइन लिखी उससे मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो आप भी इसको अच्छे से याद रखना कि दोनों का मतलब एक ही है। डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होना मतलब फास्ट रेट से डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज का जो रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। इसमें हम मोल्टन NaCl के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है, वन शॉट है तो हमें सिलेबस की चीज़ें पढ़नी है। हम बात करते हैं एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस की, और यहीं से आपका सवाल आएगा। NaCl एक्वस है, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो NaCl है और एक है क्या, H2O। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे तो ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा। NaCl बनाएगा Na+ और Cl-, H2O बनाएगा H+ और OH-। तो मेरे पास दो कटायन होंगे, दो अनायन होंगे, और हमें डिसाइड करना होगा कि हम किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेकर किसको डिस्चार्ज कराएंगे, मतलब किसका रिडक्शन पहले कराएंगे, किसका ऑक्सीडेशन पहले कराएंगे। तो हमारे पास दो कटायन है, सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन, और मेरे पास दो अनायन है, क्लोरीन एंड हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा, जल्दी से बताओ। कैथोड पे होना है रिडक्शन, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन, और होगा किसका, कटायन का। तो मेरे पास दो कटायन है, एक है प्रोटॉन, एक है सोडियम। अब मेरे को बताओ SRP किसका ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी। SRP ज़्यादा होता है सोडियम का, SRP ज़्यादा होता है किसका, सोडियम का, ठीक है। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और H+ का, सॉरी, सोडियम का SRP कम होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। हाइड्रोजन का SRP ज़्यादा होता है। दोबारा से सुनो, कन्फ्यूज़न हो गई मेरे को, जो मैंने अभी कहा वो गलत था। एक्चुअल चीज़ क्या है कि सोडियम का SRP कम होता है एंड हाइड्रोजन का SRP ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन का हम 0 मानते हैं, वहीं सोडियम का नेगेटिव में होता है, तो ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है, ठीक है। और अगर इसका इसकी SRP ज़्यादा है तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, कम। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा तो रिडक्शन पहले किसकी होगी, हाइड्रोजन आयन की। तो हाइड्रोजन आयन कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। तो जब हम एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं एनोड पे और एनोड की बात करते हैं। तो एनोड पे मेरे पास दो अनायन होंगे, एक क्लोरीन होगा और एक OH नेगेटिव होगा। अभी हमने पढ़ा है कि जो OH नेगेटिव है और जो क्लोरीन है,
इसमें जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो क्लोरीन का जो है कम होता है। क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। मैंने पीछे ध्यान से देखना, ठीक है। डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होता है क्लोरीन आयन का वो क्या होता है? कम होता है। और अगर इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है तो इसका डिस्चार्ज क्या होगा? तेजी से होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पहले हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ एनोड बाय ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? कम है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या बना देगा? क्लोरीन गैस बना देगा रिड्यूस होके। क्लोरीन क्या बना देगा? ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा? क्लोरीन गैस बना देगा। और ये क्लोरीन गैस कहाँ बनेगी? एनोड पे। कहाँ बनेगी? एनोड पे बनेगी। अब देखिए सॉल्यूशन में बचा क्या क्या? सॉल्यूशन में एक तो सोडियम बचा, क्योंकि हमारे पास दो कटायन थे Na+H+, ये तो रिड्यूस हो गया, बचा क्या? सोडियम। मेरे पास दो अनायन थे, कौन कौन? Cl-, OH-। क्लोरीन तो ऑक्सीडाइज हो गया, बचा कौन? OH। तो अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और बना देंगे NaOH। तो जो सॉल्यूशन पहले NaCl का था, यानी एक्वस NaCl था, वो अब NaOH हो गया, यानी कि बेसिक हो गया। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्वस NaOH, यानी कि जो pH है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का वो डिपेंड करता है किस पे? एक तो हम इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ कर रहे हैं उस पे, और एक हम इलेक्ट्रोड क्या यूज़ कर रहे हैं उस पे। तो अब देखिए इसी का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग मर्करी एज कैथोड, यानी कि हम कैथोड की जो हमारी ट्यूब है, जो कैथोड की इलेक्ट्रोड है, वो हमने बनाई है किससे? मर्करी से। पहले के केस में हमने दोनों इनर्ट लिए थे, अब हमने क्या ले लिया? मर्करी। इस केस में क्या होगा कि जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा सोडियम का, जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा सोडियम का, वो कम हो जाएगा और ये इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा, इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। और इजीली डिस्चार्ज होने की वजह से प्रोटॉन से पहले, यानी कि H+ से पहले जो सोडियम है वो रिड्यूस हो जाएगा और मरकरी के साथ मिलके सोडियम अमलगम बना देगा। ऑक्सीडाइज टू सोडियम एज सोडियम विल फॉर्म सोडियम अमलगम एट कैथोड। सॉरी, यहाँ पे रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। रिड्यूस टू सोडियम एज सोडियम फॉर्म सोडियम अमलगम एट कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड चेंज करते ही जो हमारा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस का वो भी चेंज हो गया। सो इसी चीज़ को हमने इक्वेशन के थ्रू दिखा रखा है कि सोडियम ने रिडक्शन करा और क्या बना दिया? सोडियम आयन ने रिडक्शन करके सोडियम बना दिया, और ये सोडियम सोडियम अमलगम बना देगा। वहीं एनोड पे तो हमारी क्लोरीन गैस ही बनेगी, और इस केस में जो pH है वो न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम, और इसको जल्दी जल्दी करते हैं। जब आप एक्वस कॉपर सल्फेट लोगे तो वही बात है, कॉपर सल्फेट किस में टूटेगा? कॉपर 2+ SO4 2- यानी सल्फेट आयन। पानी किस में टूटेगा? H+ OH- में। तो यहाँ पे दो कटायन है H+ कॉपर, और हमारे पास दो एनायन है OH और सल्फेट। कैथोड पे क्या होगा? देखो H+ और कॉपर में H हाइड्रोजन ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, मतलब SRP इसका ज़्यादा है, SRP इसका ज़्यादा है। SRP ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या, डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? कम। डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो इसकी रिडक्शन पहले होगी, तो कॉपर की रिडक्शन पहले होगी और कैथोड पे क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा सॉलिड, ठीक है। वहीं अनायन की बात करें तो हमारे पास दो अनायन है, सल्फेट और OH-। सल्फेट और OH-। अगर मैं बात करूँ डिस्चार्ज पोटेंशियल की, तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो OH- का कम होता है एज कंपेयर टू सल्फेट आयन। इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है क्या है? कम है। और इसका अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो ये पहले क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये पहले ऑक्सीडेशन करके
एट एनोड, एनोड पे पहले ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन गैस बना देगा, ठीक है। और जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा, SO4 2 नेगेटिव बचा, और यहाँ पे क्या बचा था हमारा H+, तो ये दोनों मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। तो एक्वस कॉपर सल्फेट का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा, यानी pH लेस देन 7 हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आप याद रखना कि एक्वस NaCl की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उस केस में हमारा बेसिक सॉल्यूशन बनता है। कैथोड पे हमारा क्या बनता है, कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है, और एनोड पे क्लोरीन गैस बनती है। और जब हम एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, कैथोड पे कॉपर बनता है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे लॉ को समझने से पहले एक चीज समझिए, मास का डिपोजिशन कैसे होता है। अभी हमने देखा था कि जब हमने एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो कैथोड पे कॉपर सॉलिड बन रहा था, मतलब ये जो सॉलिड कॉपर था ये इलेक्ट्रोड के आसपास जाके चिपक जाएगा, यानी वहां पे डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो इसका जो भी मास होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आती है कि कितना करंट देने पे कितना मास डिपॉजिट होगा, वो सारी कैलकुलेशन हमें बताता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कहता है मास डिपॉजिट एट एनोड और कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाई, मतलब किसी भी कैथोड पे या फिर किसी भी एनोड पे जितना मास तुम्हारा डिपॉजिट होगा, जितना मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना हमने चार्ज सप्लाई करा है उसके, यानी M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है Z, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इक्विवेलेंट वेट अपॉन में फैराडेज कांस्टेंट, जहाँ पे फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500। ठीक है। अब अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट की, तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में n फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में n फैक्टर। तो इसी को जब हम थोड़ा ओपन करेंगे तो जो z का फॉर्मूला होगा हमारे पास वो आएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन में n फैक्टर इनटू में f, और इसी z की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में ले जाके पुट करेंगे तो ये हमारे पास मेन फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है m इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, m इज इक्वल टू ZIT। ये आता कैसे है, ये आता है कि हमने पढ़ा कि जो मास डिपॉजिट है वो Z इंटू क्यू के बराबर होगा, और हमें पता है जो Q होता है वो होता है I इंटू टी, या ऐसे कह दो कि जो करंट होता है वो होता है चार्ज ट्रेवल इन टी टाइम। तो चार्ज किसके बराबर होगा, IT के। तो यहाँ से हमें I की वैल्यू पता है, मतलब करंट हम कितना देंगे हमें वो पता है, क्योंकि आप भाई बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो तो आपको तो पता ही होगा ना कितना करंट आपने पास करा। आपको टाइम पता है आपने कितनी देर तक पास करा, Z की वैल्यू आप निकाल लोगे तो यहाँ से आप M की वैल्यू रख दोगे। ठीक है। या फिर जो Q होता है वो NE के बराबर होता है, तो आप इसको ZNE भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं, जैसे कि ये जो स्मॉल m आप देख रहे हो ये क्या है, मास डिपॉजिट एट कैथोड या फिर एनोड। m क्या है, मोलर मास ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिपॉजिट। जो भी चीज़ डिपॉजिट हो रही है, जैसे अभी हमने कॉपर की बात करी थी कि कॉपर जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो ये मोलर मास जो है वो कॉपर का होगा। ठीक है। जो भी चीज़ डिपॉजिट हो रही है उसका मोलर मास। एन फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं उस प्रोसेस के दौरान। एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक चीज होती है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला आया था एक कि मास डिपॉजिट इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला जो आया था वो आया था आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन में n फैक्टर
इनटू में Q और यहाँ पे फराडेज का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया था, ये आप देख रहे हो, ये इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये m अपॉन में इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट मास m अपॉन में इक्विवेलेंट मास, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका Q बाई F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास होता है वो किसके बराबर होता है, ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है, और ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है, Q बाई F के। तो अगर मान लीजिए मेरे को 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है, कितना, 1, यानी इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, तो Q किसके बराबर आ जाएगा, F के। यानी कि किसी भी चीज़ का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने के लिए मेरे को जो चार्ज पास करना पड़ेगा वो 965,000 कूलम होगा, यानी कि 1 फराडे होगा। टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस चार्ज रिक्वायर्ड इज 1 फराडे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने के लिए मेरे को 1 फराडे चार्ज चाहिए, तो बताओ 5 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 5 फराडे। ऐसे MCQ आते हैं इस वाली स्टेटमेंट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है, Q अपॉन F के। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम मोल डिपॉजिट, यानी कि मोल्स इनटू में N फैक्टर, ये इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला होता है। तो मैंने उसी फॉर्मूले को यहाँ रखा है। तो मोल डिपॉजिट इनटू में N फैक्टर किसके बराबर है, Q बाई F के। तो अगर मान लीजिए मोल की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो अगर हमें 1 मोल डिपॉजिट करना है तो मेरे को कितना चार्ज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, N फैक्टर इनटू में फराडेज। कितना चार्ज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, N फैक्टर इनटू में फराडेज। ठीक है, तो ये सारे जो डेरिवेशंस है इसमें देखिए जो मेन फॉर्मूला है आपके लिए वो एक तो ये वाला फॉर्मूला है और एक ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी सारी उसकी वेरिएशंस हैं, और इसमें ये वाली स्टेटमेंट आप याद रखना कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने के लिए 1 फराडे चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये था फराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम बात करते हैं फराडे के सेकंड लॉ की। फराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर 2 या फिर उससे ज़्यादा सेल कनेक्टेड हैं सीरीज में, देन देयर ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट आर सेम। मतलब अगर एक ये सेल है और एक ये सेल है, तो इसमें जो ग्राम डिपॉजिट होगा, इसमें जो ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा और इसमें जो ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब इससे एक चीज़ समझना, इसने किसकी बात करी है, सीरीज की। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, अगर आपको फिजिक्स याद आ रही हो, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी सेम टाइम तक जाएगी क्योंकि सीरीज में है, तो टाइम भी सेम, तो Q भी क्या हो जाएगा, सेम। मतलब जो हमने अभी पढ़ा था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर मेरे को दोनों जगह डिपॉजिट करना है तो 1 फराडे चार्ज देना होगा, तो दोनों को देना होगा, 1 फराडे इसको 1 फराडे इसको, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ डिपॉजिट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ डिपॉजिट होगा। तो वही बात तो लिखी है ये, बस इसमें भाषा बदल दी। इसने भाषा क्या बदल दी कि 2 या फिर उससे ज़्यादा सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगी तो इक्वल ग्राम देन देयर ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट आर सेम। ठीक है, तो वही बात लिखी है इसने। सो जब 2 सेल्स आपस में कनेक्ट है सीरीज में तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बराबर होंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट भी बराबर होंगे। और ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, मास नहीं बोला मैंने, क्या बोला है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो अभी हमने देखा था ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट। तो इसी को हमने लिख दिया, WA किसके बराबर है, WB अपॉन में EB के। तो जब हम दोनों का रेशियो लेंगे तो WA अपॉन WB किसके बराबर है, EA अपॉन EB। ठीक है, तो ये रेशियो भी याद रखना। अब इसका NCERT में एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये 3.16। इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से, एंड जो अभी हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था है ना मास डिपॉजिट का, कि मास डिपॉजिट क्या होता है, मास डिपॉजिट होता है आपका
मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर इनटू में फराडे इनटू में क्यू। इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके ये क्वेश्चन करिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट है वो ख़त्म होता है और अब हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो हमारे पास दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक होती हैं प्राइमरी और एक होती हैं सेकेंडरी। जो प्राइमरी होती हैं वो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जो प्राइमरी सेल्स होती हैं वो एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं होती, यानी कि नॉन रिचार्जेबल होती हैं। क्या होती हैं? नॉन रिचार्जेबल होती हैं। वहीं जो सेकेंडरी सेल्स होती हैं ये रिचार्जेबल होती हैं। सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन आर नोन एज प्राइमरी सेल्स। इसमें हमें जो सबसे पहली सेल पढ़नी है वो है ड्राई सेल, या फिर इसको लेक लांचे सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें एक ग्रेफाइट की रॉड होती है। इसमें एक ग्रेफाइट की, ये जो रॉड दिख रही है आपको, ये ग्रेफाइट की रॉड होती है जो कि एक्ट करती है एज अ कैथोड, एक्ट करती है एज अ कैथोड। और इस, जैसे मान लीजिए ये ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है, ये पेंसिल, ठीक है, तो इसके चारों तरफ ऐसा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसा मान लीजिए इसके चारों तरफ एक ऐसे कंटेनर है, और ये जो मेरा कंटेनर है, ये जो हाथ आपको दिख रहा है, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर बना हुआ होता है जिंक का। किसका बना हुआ होता है? जिंक का। और यही कंटेनर जो जिंक का बना हुआ है यही एक्ट करता है एज अ एनोड। यही कैसे एक्ट करेगा? एज अ एनोड। और यहाँ पे हम कुछ पेस्ट वगैरह डाल देते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड वगैरह के, एंड साथ में मैंगनीज ऑक्सीडाइज डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी हम इसको इस सेल को लगाते हैं किसी भी बैटरी वगैरह में या किसी भी रिमोट में, बेसिकली जो आप लगाते हो ना एवरडे, ठीक है, वो सब यही होती हैं। तो एनोड पे क्या होता है, एनोड की तरह एक्ट कौन करेगा? मैंने बताया जिंक। तो एनोड पे जिंक की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना देगा? Zn2+। वहीं कैथोड पे क्या होगी? कैथोड पे होगी रिडक्शन। ग्रेफाइट सराउंडेड बाय पेस्ट ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है। जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे उनको ये गेन करके क्या बना लेगा? मैग्नीज ऑक्साइड प्लस में NH2 एंड वाटर बना देगा। ठीक है, अब होता क्या है, इसकी जब आप पूरी सेल रिएक्शन निकालोगे तो एनोड और कैथोड को ऐड करोगे तो जो प्रॉपर सेल रिएक्शन आती है वो ये होती है। तो ये आपको याद रखनी है। ये आपको क्या याद रखनी है? क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, ये क्या करनी है? याद रखनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन कौन से यूज़ करे? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। आपको दिख नहीं रहा होगा, अमोनियम क्लोराइड हम और जिंक क्लोराइड हमने यूज़ करे। ई सेल वेरी फ्रॉम 1.25 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट एज सेल रिएक्शन इन्वॉल्व आयंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेल की रिएक्शन में यहाँ पे जिंक आयन बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अमोनियम आयन होता है। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से जो सेल का पोटेंशियल है वो चेंज होता रहता है, और वो 1.25 से लेके 1.5 वोल्ट के बीच में रहता है। तो मोटा मोटा अगर आपको मैं बोलूँ ड्राई सेल में क्या याद रखना है, एनोड बनी होती है जिंक की, कैथोड बनी होती है ग्रेफाइट की, और इसकी सेल रिएक्शन और इसका पोटेंशियल, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आती है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल में क्या होता है? सेम होता है, बस यहाँ पे जो कैथोड हमने पहले किसकी ली थी, जो कैथोड पहले हमने ग्रेफाइट की ली थी, वो अब हम कार्बन की लेते हैं और इसके साथ साथ मर्करी का एक पेस्ट डाल देते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एक मर्करी और KOH का पेस्ट डाल देते हैं। क्या करते हैं? मर्करी और KOH का पेस्ट डाल देते हैं। तो एनोड पे फिर से वही जिंक है। जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड बना देगा। अब बात हुई कि ये OH नेगेटिव कहाँ से आया? ये OH नेगेटिव आया इलेक्ट्रोलाइट से। हमने जो KOH डाला था उसमें से हमने OH नेगेटिव लिया है। ठीक है, वहीं कैथोड पे बात करें तो कैथोड पे हमारा मर्क्यूरी ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो हमने इलेक्ट्रोलाइट में लिया है, मर्क्यूरी ऑक्साइड लिया था, ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना लेगा? मर्करी प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसकी सेल रिएक्शन लिखोगे प्रॉपर,
तो दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ OH नेगेटिव, यहाँ OH नेगेटिव कट जाएगा, यहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, वाटर वाटर कट जाएगा। तो ये आपको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी। अब इस पूरी रिएक्शन में देखिए कहीं भी आयंस नहीं है, कहीं भी आयंस नहीं है, तो इसीलिए जो इसका सेल पोटेंशियल होता है वो 1.35 वोल्ट होता है और ये कांस्टेंट रहता है। जब तक ये मर्करी सेल चलेगी इसका जो वोल्टेज है वो 1.35 रहेगा। तो आपको इसमें भी फिर से एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेल रिएक्शन और ये सेल पोटेंशियल याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स की। सेकेंडरी सेल्स वो होती हैं जिनको रिचार्ज करा जा सकता है, या कह दो जिनको मल्टीपल टाइम यूज करा जा सकता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी का। ठीक है, किसका? लेड स्टोरेज बैटरी का। यहाँ पे हम एक लेड की प्लेट लेते हैं, एक लेड की प्लेट लेते हैं और एक लेड डाइऑक्साइड की प्लेट लेते हैं। हमने 2 प्लेट ली, एक लेड की, एक लेड डाइऑक्साइड की। लेड की जो प्लेट होती है इसको हम एनोड मान के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और वहीं जो लेड ऑक्साइड की प्लेट होती है इसको हम कैथोड मान के पॉजिटिव मान के कैथोड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं 38% के आसपास। कितने के आसपास? 38% के आसपास। इसलिए आपने देखा होगा कि घर में कई बार जब इन्वर्टर वगैरह खराब हो जाते हैं या बैटरी जो खराब हो जाती है, ठीक है, तो उस बैटरी को हिलाया जाता है और उसमें थोड़ा सा HCl सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है जिससे वो दोबारा से काम करने लग जाए। ठीक है, 6 cells of 2 volt each are connected in a series। और जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ठीक है, सेल रिएक्शंस की बात करते हैं। वाइल डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग मतलब जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कैसे करेगी? केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी में बदल के, और केमिकल रिएक्शन को जब हम इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पे जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी तो लेड स्टोरेज बैटरी कैसे काम कर रही होगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। अब हमने लेड की प्लेट को कनेक्ट करा था एनोड से, लेड ऑक्साइड की प्लेट को कनेक्ट करा था कैथोड से। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, और जो हमने H2SO4 डाला था वहाँ से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। तो लेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर लेड सल्फेट बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। इसी तरीके से कैथोड पे यहाँ पे H+ आएंगे, क्योंकि H+ बनेगा, SO4 2 नेगेटिव बनेगा, तो SO4 जब एनोड पे चला गया रिएक्ट करने तो यहाँ पे क्या बचेगा? H+। तो लेड ऑक्साइड प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करती है, सल्फेट आयन होते हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ये होते हैं, तो ये लेड सल्फेट प्लस में वाटर बनाती है। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हमने क्या करा यूज़? 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट, यानी कि अगर 100 ग्राम मैंने सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें 38 ग्राम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, बाकी 62 ग्राम पानी डाला है। ठीक है, सेल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस में प्रोटॉन प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड गिव करेगा लेड सल्फेट प्लस में वाटर। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ H2SO फॉल बेलो 1.2 ग्राम पर ml बैटरी नीड रिचार्जिंग। जब ये रिएक्शन यूज हो रही है तो क्या यूज हो रहा है? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होते जा रहा है। जब सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन 1.2 ग्राम पर ml से कम हो जाएगी तो मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, अब हमें उसे रिचार्ज करना पड़ेगा। अब जब हम उसे रिचार्ज करेंगे, जब हम उसे क्या करेंगे? रिचार्ज करेंगे, तो उसमें हम क्या देंगे? इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो उस इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होगी, यानी कि सेल अब एक्ट करेगी एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और उस दौरान क्या होगा? उस दौरान ये जो आपका लेड सल्फेट बना था, ये जो आपका लेड सल्फेट बना था कैथोड पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड ऑक्साइड में, और एनोड पे जो लेड सल्फेट बना था ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड में। ठीक है, तो दोबारा से हमारी वही चीज़ बन गई। तो इसीलिए जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
सेल रिएक्शन वाइल चार्जिंग, तो ये एक्ट करेगी एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड फॉर केमिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निकल कैडमियम सेल को। तो निकल कैडमियम सेल में दो प्लेटें जैसे हर जगह होती है, एक पॉजिटिव प्लेट सेपरेटर और नेगेटिव प्लेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कैडमियम यूज करते हैं एज अ एनोड एंड हम निकेल को यूज करते हैं, निकेल को यूज करते हैं एज अ कैथोड। ठीक है, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन चलती है एंड आपकी ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन है ये अराइज होती है। और ये रिएक्शन कब है, ये रिएक्शन है जब वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, यानी जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा। इसके बाद देखिए यहाँ से सवाल बहुत कम आते हैं, इसलिए इसको हम जल्दी जल्दी फिनिश कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की आपको बस इंपॉर्टेंस वगैरह याद रखनी है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन फ्यूल सेल की, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस OH के साथ रिएक्ट करके 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन बनाती है और कैथोड पे ऑक्सीजन गैस जो है वो 2H2O के साथ रिएक्ट करती है और 4OH नेगेटिव बनाती है। जब इसकी आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो वहाँ पे आपको H2 गैस + O2 गैस मिलके H2O लिक्विड देंगे। ठीक है, तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन होती है, यही आपको याद रखनी है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं वो देखते हैं हम। तो ये रही इसकी सेल रिएक्शन, डेल्टा H इसके लिए नेगेटिव होता है, यानी एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, रॉकेट वगैरह उड़ाते हैं। ठीक है, हाईली एफिशिएंट होता है, 70% के आसपास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पॉल्यूशन कॉज नहीं करता एंड इसका साइलेंट ऑपरेशन होता है। इसका बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि जो आपकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, इसको कहाँ यूज़ करा गया था, तो इसको यूज़ करा गया था अपोलो मिशन में। ठीक है, अपोलो मून मिशन में इसको यूज़ करा गया था, ये आप याद रखना। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट, इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो बहुत महंगा होता है, इसलिए इसको बस रॉकेट वगैरह में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। कोरोसिवनेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं उसका रिएक्टिव नेचर जो होता है उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या है, प्रोसेस ऑफ ईटिंग एनी ऑफ मेटल बाय अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज ऑन इट। एटमॉस्फेयर की जो गैस होती है वो जब किसी मेटल पे अटैक करती है और उनको डिस्ट्रॉय करती है तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे आयरन की कोरोजन होती है, Fe2O3 बनती है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, वाटर की वजह से, मॉइस्चर आने की वजह से। ठीक है, डॉट आपका 5H2O या 7H2O होता है कुछ। ठीक है, वहीं इसी तरीके से आपने देखा होगा कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट +7 कॉपर हाइड्रोक्साइड इस तरीके का बनाता है। सिल्वर जो होता है वो सिल्वर सल्फाइड बना देता है। तो ये सब आपको पता ही है, 10th में भी आपने पढ़ा है। यहाँ पे मेटल की क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और एटमॉस्फेरिक गैस क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, आयरन की जो कोरोजन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। अब आइए रस्टिंग का थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो किसी भी एसिडिक मीडियम के साथ मिलती है और वो H2O बनाती है, यानी कि मॉइस्चर बनाती है। अब ये जो आयरन है ये ऑक्सीडाइज होता है एनोड पे, यानी कि एक्ट करता है एज अ एनोड एंड इलेक्ट्रॉन लूज करके आयरन का आयन बनाता है। अब इसकी ये ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें होता क्या है कि ये जो आयरन का आयन बना ये वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना देता है और ये Fe2O3 एक्सेस मॉइस्चर की प्रेजेंस में रस्ट कॉज करता है, यानी Fe2O3.7 या 10H2O जो भी होता है उसका फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन हम कर सकते हैं बैरियर मेथड से। बैरियर मेथड मतलब जो भी लोहे का सामान है उस पर पेंट मार दो या उस पर ऑयलिंग कर दो, उससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। या फिर उसके ऊपर कोई ऐसा मेटल हम चढ़ा दें जो नॉन रिएक्टिव हो, बाय कोटिंग विद नॉन कोरोडिंग मेटल सच एज निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, या फिर नाइक्रोम हम यूज़ कर लें। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मतलब हम कोई दूसरा मेटल यूज़ कर लें
जो आयरन की जगह पे ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि आयरन की जगह पे अपना बलिदान दे दे, इसलिए इसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। आयरन इज कोटेड विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल देन आयरन। हम कोई ऐसा मटेरियल ले आए जो आयरन से भी ज़्यादा क्या हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, यानी आयरन से ज़्यादा क्या हो, आयरन से कम एसआरपी हो। कम एसआरपी मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, तभी तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर मान लीजिए मैं जिंक यूज करता हूं, इफ जिंक इज कोटेड, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और हमें पता है जो जिंक है वो ऊपर होता है, आयरन नीचे होता है, तो इसका एसआरपी कम है, आयरन का एसआरपी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जिंक के अराउंड से, जब इस आयरन के अराउंड जिंक लगा देते हैं तो जिंक ऑक्सीडेशन मतलब जिंक ऑक्सीडाइज होता है और अपना बलिदान देता है। ठीक है, ये सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बोल रहा था कि जैसे ये हमारे पास आयरन है, आयरन का एसआरपी क्या है, आयरन का एसआरपी क्या है, ज़्यादा है जिंक के कंपैरिजन में। जिंक का एसआरपी क्या है, कम, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन को जब हम कवर कर देंगे जिंक से, तो जब ऑक्सीजन आएगी जिंक उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो हमारा आयरन बचा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। सो बस जो हमारा वन शॉट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, आपको सारे पॉइंट कवर मिलेंगे। ठीक है, और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने इस वीडियो को या इन लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करा है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।